जी हां दोस्तों, मोदी सरकार और चुनाव आयोग दोनों की सुप्रीम कोर्ट ने कर दी चूड़ी टाइट। मोदी को रोकना पड़ा अपना भाषण बीच में। राहुल अखिलेश ने एक बार फिर से कर दिया और दिखा दिया कमाल। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आखिर 9 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने वो कौन सा कदम उठाया जिसके बुनियाद पर यह कहा जा रहा कि मोदी शाह के साथ साथ चुनाव आयोग की चूड़ी टाइट की गई है। वो कौन सा मुद्दा था जिस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट का हथौड़ा चढ़ रहा है, और इन तमाम चीजों के बीच में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की तरफ से वो कौन सा कदम उठाया गया जिसने सत्ता पक्ष को बैकफुट पे ला दिया। विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं, चंद मिनट मेरे साथ में जरूर रहें। दोस्तों, एक तरफ संसद के दोनों ही सदनों में जिस अंदाज की बहस और चर्चा है, आपने देखा कि एक दिन पहले संसद के लोकसभा के अंदर 10 घंटों तक वंदे मातरम पर चर्चा हुई। कोई आपत्ति नहीं, कीजिए। हालांकि इस पर न कोई इशू था, न कोई विवाद था, जरूरी मुद्दे साइड रखे हुए हैं। दूसरी तरफ आज 9 दिसंबर को राज्यसभा के अंदर इस पर चर्चा चल रही है। मगर तीसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने इसी बीच में एक ऐसा कदम उठाया जिससे ज्ञानेश कुमार भी हक्का बक्का रह गए। यानी कि एक तरफ चुनाव सुधार पर संसद में लोकसभा के अंदर अखिलेश यादव, राहुल गांधी और तमाम इंडिया गठबंधन के लोग सत्ता पक्ष के साथ साथ चुनाव आयोग के उन थेथरई को बेनकाब कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने हथौड़ा मारकर कुछ वैसा ही किया। अखिलेश, दोस्तों मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूं, उसके बाद मैं इसकी खबर के पीछे की खबर लाता हूं। अखिलेश यादव कहते हैं कि चुनाव सुधार, दोस्तों जिस चुनाव सुधार को लेकर के संसद में लोकसभा में चर्चा चल रही है, इस चुनाव सुधार का जिक्र करते हुए मोदी साहब की सरकार पर दबाव डालते हुए अखिलेश ये कहते हैं कि जिस अंदाज में काम के दबाव के कारण बेरोज की जाने गई, जिस अंदाज में वोट चोरी की गई, जिस अंदाज में मतदान और मतदाता की जो सूचियां हैं, उन सूचियों को लेकर के जिस तरीके के हेरफेर किए गए, वोट काटे गए, वोट जोड़े गए, उस पर जरूरी है कि चर्चा हो, उस पर जरूरी है कि कोई कदम उठाया जाए। मनीष तिवारी कांग्रेस पार्टी के नेता, जिन्होंने जिस अंदाज में 3 मांगे रखी, मनीष तिवारी कहते हैं कि राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष, चीफ जस्टिस और चुनाव आयोग को चयन करने वाले पैनल में शामिल क्यों नहीं किया जाता। और एक ऐसी स्थिति जिस स्थिति से पूरे देश की दिक्कतें सामने आए, उस स्थिति पर चर्चा क्यों नहीं करते। जबकि दोस्तों लोकसभा के भीतर चुनाव के सुधार को लेकर चुनाव आयोग पर ही चर्चा चल रही है, मगर सत्ता पक्ष किस अंदाज में उसे गोलमोल कर रहा है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने एसआईआर और चुनाव सुधार पर जो 3 मांगे उठाई, जल्दी से आपको बता देते हैं क्या है वो मांगे। एक, कि राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मुख्य न्यायाधीश को चुनाव आयोग के चयन पैनल में शामिल किया जाए, एसआईआर को रोका जाए क्योंकि कानून में इसका कोई प्रावधान नहीं, अगर किया जाए तो फिर उसके अनुरूप किया जाए। और तीसरी चीज, चुनाव से पहले जो सीधा कैश ट्रांसफर दिया जाता है, जो कि बिहार में सरकार ने दिया, उसे बंद किया जाए। सिर्फ बिहार के लिए नहीं, दूसरी जगहों के लिए भी। मगर दोस्तों आपको सुप्रीम कोर्ट में मोदी शाह और ज्ञानेश कुमार को लगे झटके की बात कहते हैं। कैसे सुप्रीम कोर्ट ने जो कदम उठाया। दोस्तों आपने अब तक देखा कि एसआईआर को लेकर दाखिल याचिकाओं पर अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा ठोस आदेश नहीं दिया जिसे चुनाव आयोग के पर कतरने जैसा कहा जाता। और इसी बीच एसआईआर पर सुनवाई के दौरान बिहार विधानसभा का चुनाव हो गया। सुनवाई अब तक जारी है। बंगाल में चुनाव नजदीक है, लेकिन एसआईआर पर कोई सटीक फैसला सामने नहीं आया। मगर दोस्तों अब से थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के अकड़ को ढीली की, जिसे ज्ञानेश के साथ साथ सरकार के लिए भी एक झटका माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल और अन्य 3 राज्यों में चुनाव आयोग के विशेष गहन संशोधन, यानी कि एसआईआर अभियान के दौरान बूथ लेवल ऑफिसर्स को चुनाव अधिकारियों द्वारा धमकाने वाली बातों पर न सिर्फ नाराजगी जताई, बल्कि कड़ी फटकार लगाते हुए सख्त लहजे में चेतावनी दी। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग को निर्देश दिया, चुनाव आयोग इस स्थिति को संभाले, वरना अराजकता फैल जाएगी और हम ये होने नहीं देंगे। चुनाव आयोग मनमानी नहीं कर सकता। अगर बेलोस को धमकियां दी जा रही हैं या सहयोग ना करने की कोई घटना सामने आती है तो सख्त आदेश जारी करें। बेलोस को धमकाने या सहयोग ना करने की घटनाओं को हमारे संज्ञान में लाएं। हम आदेश पारित करेंगे
एसआईआर अभियान को बिना किसी धमकी हस्तक्षेप के सुचारू रूप से चलाना सुनिश्चित किया जाए, नहीं तो चुपचाप नहीं बैठेंगे। दोस्तों, ये मामला सार्वजनिक हित याचिका यानी कि एक पीआईएल पर सुनवाई के दौरान सामने आया, जिसमें याचिकाकर्ताओं ने एसआईआर पर सवाल उठाए थे, जिसमें दावा कि अभियान घर घर जाकर मतदाता सूची के संशोधन करने की प्रक्रिया मतदान के मौलिक अधिकार को खतरे में डाल रहा है। कड़े दस्तावेजीकरण, छोटी समय सीमा, हाशिए पर रहने वाले गरीब, प्रवासी या कमजोर वर्गों के बड़े पैमाने पर मतदाता अधिकारों के हनन का खतरा है। आलोचकों का कहना है कि नई प्रक्रियाएं पुराने नियम से अलग हैं। ये एक तरीके के नागरिकता परीक्षण बन चुका है, जिसमें नाम हटाने से पहले उचित नोटिस या प्रक्रिया का अभाव है। मगर दोस्तों, वो कहते हैं ना कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गए। चुनाव आयोग के थथरई देखिए, कोर्ट में भी वो अपने आका के निर्देशों पर वैसा ही भ्रमित करने वाला जवाब देने लगे। चुनाव आयोग कहता है, सटीक और अद्यतन मतदाता सूची चुनावी प्रक्रिया की अखंडता के लिए आवश्यक है और संशोधन का समय और तरीका निर्धारित करने का विशेषाधिकार सिर्फ चुनाव आयोग के पास है। ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है चुनाव आयोग। और कहां कह रहा है? ये कह रहा है सुप्रीम कोर्ट में। मतलब चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट को भी ये कहने की कोशिश कर रहा है कि साहब सब ठीक है, मगर ये तो हम ही करेंगे। शायद उसे पता नहीं कि अब सुप्रीम कोर्ट भी उसमें न सिर्फ हस्तक्षेप करने का अधिकार रखता है, बल्कि चुनाव आयोग की पूरी प्रक्रिया को निरस्त तक कर सकता है, जैसा कि पहले सुप्रीम कोर्ट कह चुका है। दोस्तों, आपको बताएं कि पिछली सुनवाई में चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने बीएलओस पर भारी काम के बोझ को रेखांकित किया था, खुद सीजीआई ने। और पीठ ने नोट किया कि एसआईआर ड्राइव से जुड़े तनाव, दबाव और कुछ मौतों की खबरें आई हैं। कोर्ट ने राज्यों को अतिरिक्त कर्मचारी तैनात करने, काम के घंटों को कम करने, वैध आधार पर व्यक्तिगत छूट अनुरोधों पर विचार करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा कि सरकारों का कर्तव्य है पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध कराए जाए। तो एक तरफ संसद में दोस्तों मोदी सरकार चुनाव आयोग और सुधार पर जो चर्चा पर हो रही है उस पर घिरी है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के साथ साथ मोदी सरकार एक्सपोज हुई। और इसी बीच कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने जो सवाल उठाया, जाहिर तौर पर इंडिया गठबंधन उस सवाल के साथ में सत्ता पक्ष के सामने छाती ठोक कर खड़ा है कि साहब चुनाव बैलेट पेपर के माध्यम से अगर कराए जाए तो इसमें सरकार डरती क्यों है? या फिर ईवीएम की गिनती के बजाय 100% वीवीपैट की गिनती हो तो सरकार डरती क्यों है? ईवीएम वोटों में हेराफेरी किया जा सकता है, बैलेट की तरफ लौटने में दिक्कत क्या है? और इसी बीच चुनाव राज्य बंगाल के टीएमसी नेताओं ने बंकिम चंद्र चटर्जी और रविन्द्रनाथ टैगोर की तस्वीरें लेकर संसद के परिसर में सत्ता पक्ष के खिलाफ, सरकार के खिलाफ मौन विरोध प्रदर्शन किया। इससे पहले टीएमसी ने बीजेपी पर तीखा हमला करते हुए कहा था, बंगाल में वर्षों से बीजेपी की दो मुही बातें हमने बीजेपी को करते देखते आए हैं। बंगाल का सम्मान करने का दिखावा करते हुए बार बार हमारे महानतम पुरुषों की विरासत पर ये लोग थूकते हैं। दोस्तों, जाहिर तौर पर सत्ता पक्ष के सामने जिस किस्म की मुश्किलें हैं और विपक्ष की जो स्थितियां उत्पन्न की हुई हैं, उन स्थितियों पर चर्चा तो होनी चाहिए, मगर सरकार बंगाल के चुनाव के नजरिए से किस मुद्दे पर चर्चा करेगी? वंदे मातरम पर। क्योंकि इस मुद्दे के जरिए दरअसल सरकार बंगाल में अपने अस्तित्व को खड़ा करने और हिंदू मुस्लिम कराने के लिए एक नई लकीर ढूंढ लेती है। और इसी बीच में दोस्तों आजाद समाज पार्टी के सांसद ने जो कुछ कहा, उसने तो मोदी शाह की पोल ही खोल दी। इतिहास पे बात होगी, जो आज नहीं है उन पे बात होगी, लेकिन वर्तमान पे भी तो बात होनी चाहिए ना। वर्तमान पे इतिहास से हमें सीख लेनी चाहिए। आज क्या हाल है देश के? बुनियादी सुविधाएं लोगों को नहीं मिली, रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था नहीं है, और जुल्म जाति अन्य अत्याचार दलितों पे, पिछड़ों पे, मुसलमानों पे, आदिवासियों पे लगातार जारी। और कोई कहने सुनने वाले जब भी कोई अपनी आवाज उठाएगा उसको देश विरोधी घोषित कर दोगे, धर्म विरोधी घोषित कर दोगे। इस प्रथा से क्या देश आगे बढ़ सकता है? एक ऐतिहासिक प्रमाण बता रहा हूं जी, खत्म करते हुए ऐतिहासिक प्रमाण बता रहा हूं। राम प्रसाद मिसमिल जी ने आजादी की लड़ाई के लिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाया चाहे, लेकिन जब उन्हें लगा कि एक धर्म के लोग या एक जाति के लोग या एक क्षेत्र के लोग आजादी की लड़ाई को नहीं लड़ सकते, तो 1928 में शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी ने उसमें सोशलिस्ट वर्ड जोड़ा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन क्यों बनाया?
क्योंकि जब हम मिलकर रहेंगे तभी देश आगे बढ़ सकता है। और मुझे पूरा ऐसा लगा जब मैंने सत्ता पक्ष को सुना कि वो राजनीतिक एजेंडे के जरिए सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करते हुए इस बहस को लाना चाहते हैं। उनके पीछे उनका कोई और तर्क नहीं। सभापति जी, खत्म करते हुए मैं ये कह रहा हूं, आज का नौजवान अपना हक मांग रहा है, आज की बेटियां उड़ान चाहती है, उनके लिए सरकार पे क्यों योजना नहीं, बस इसी एजेंडे में फंसा के लगातार वो देश के नौजवानों को चलना चाहते हैं। ये ज्यादा दिन चलेगा नहीं। मैं आपके माध्यम सरकार से कहना चाहता हूं कि बुनियादी मुद्दों पर चर्चा करें, बेरोजगारी पर चर्चा करें, महंगाई पर चर्चा करें, महिला सुरक्षा पे, सम्मान पे, उनके सशक्तिकरण पे चर्चा करें और देश की तरक्की पे मिलकर कैसे आगे बढ़े इस पर चर्चा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार। धन्यवाद सभापति महोदय। तो फिर दोस्तों तय कीजिए आप, सरकार कर क्या रही है, सरकार करवा क्या रही है और चुनाव आयोग क्या कर रहा है। ऐसे में आपको क्या करना है? जागरूक रहें, अपनी आवाज उठाएं।